वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। भारतीय अर्थव्यवस्था के सीरीज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा क्लास इस चैप्टर पर है, यानी कि आर्थिक सुधार नया चैप्टर है। और इस चैप्टर में इतने सारे टॉपिक्स हैं। आर्थिक सुधार, भारत में आर्थिक सुधार की पीढ़ियां और सुधारों का दृष्टिकोण। तो आज की क्लास में हम इन दोनों टॉपिक को कवर करेंगे। बाकी का जो टॉपिक है वो अगले क्लास में कवर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आर्थिक सुधार। सबसे पहली बात तो आपको ये समझना है कि आर्थिक सुधार का मतलब क्या है। ठीक है, आर्थिक सुधार का मतलब क्या है, सामान्य शब्दों में समझा देता हूं। उसके बाद कई सारे इसमें और भी लाइन आएंगे जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग को आर्थिक सुधार के प्रति वो स्पष्ट करेगी। इसका सामान्य सा तात्पर्य तो यह है कि यह उस प्रक्रिया से संबंधित है जिसमें किसी अर्थव्यवस्था में सरकार राज्य की भूमिका को सीमित करती है। ठीक है, किसी अर्थव्यवस्था में सरकार यानी गवर्नमेंट, राज्य यानी स्टेट मतलब इंडियन स्टेट, अगर इंडिया की बात करें तो, की भूमिका को सीमित करती है और निजी क्षेत्र की भूमिका को विस्तारित करती है। इसका मतलब है कि बाजार के पक्ष में जो निर्णय सरकार के द्वारा लिए जाते हैं उसको हम लोग आर्थिक सुधार कहते हैं। ठीक है, आर्थिक सुधार उसी को कहा जाता है। इस लाइन को पहले पहले आपको ध्यान रखना है, तब आगे की बात समझ में आएगी। यह किसी अर्थव्यवस्था में एक नीतिगत परिवर्तन यानी कि पॉलिसी चेंज का टाइम होता है, और हम कह सकते हैं कि एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था की तरफ संक्रमण होता है। ठीक है, यानी एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था की तरफ हम जाते हैं। अर्थशास्त्री अर्थव्यवस्था के कार्य प्रदर्शन में अंतर का कारण विकास के लिए अपनाई गई रणनीति को मानते हैं। ये परिवर्तन क्यों हो रहा है, तो अर्थशास्त्री ये तर्क देते हैं कि विकास के लिए जो रणनीति है उसमें परिवर्तन हो गया। वास्तविकता यह है कि सिर्फ विकास के लिए नई रणनीति ही नहीं आती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारी चीजें चलती हैं। आप इस क्लास में भी आगे देखेंगे, इस वीडियो में भी, कि ऐसा नीतिगत परिवर्तन क्यों किया जाता है, ये रणनीतिक परिवर्तन क्यों किया जाता है। क्या सिर्फ लोगों की भलाई के लिए, या फिर पूंजीवाद का जो वास्तविक लक्ष्य है, पूंजीवाद अपने वास्तविक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए इस तरह का इन्वायरमेंट, इस तरह का इकोसिस्टम पूरा क्रिएट कर देता है कि हर एक राष्ट्र को फिर आर्थिक सुधार जैसे निजी क्षेत्र के पक्ष में लिए जाने वाले निर्णय को लेना ही पड़ेगा, बाजार के पक्ष में लिए जाने वाले निर्णयों को लेना ही पड़ेगा। ठीक है, हम आगे देखेंगे और समझेंगे। यह विकास की रणनीतियां विभिन्न देशों द्वारा परीक्षण प्रणाली यानी ट्रायल एंड एरर मेथड के माध्यम से लंबी अवधि में विकसित की जाती है। एक और बात कहोगे कि सर इसमें जो बातें लिखी गई हैं स्लाइड में वो तो बहुत अच्छी अच्छी हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ये भी एक पक्ष हो सकता है या होता भी है कि अंतर्राष्ट्रीय जो पूंजीवादी शक्तियां हैं, बाजारवादी शक्तियां हैं, वो अपने पक्ष में निर्णयों को करने के लिए इस तरह के आर्थिक सुधार जैसी चीजों को पुश करती हैं, आगे बढ़ाती हैं। विश्लेषक इस बात को भी वैसे मानते हैं, लेकिन दबी जुबान से मानते हैं, खुल के नहीं मानते हैं, क्योंकि आर्थिक सुधार जैसी चीजों को सरकारी स्तर पर स्वीकार किया गया है। इसीलिए खुल करके, विशेषकर यूपीएससी एस्पिरेंट के नाते, आप जो है उसकी बुराई तो नहीं कर सकते हैं। हाँ, आलोचनात्मक पक्ष एक रखा जा सकता है। इस बैलेंस को आपको मेंटेन करना है। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि वास्तव में विकास के लिए ये जो नई रणनीति है वो ट्रायल एंड एरर मेथड के आधार पे होता है। यानी कि हम किसी भी चीज़ को पहले ट्राई करते हैं, फिर उसको देखते हैं कि ठीक है कि नहीं है, फिर उसको अपनाते हैं, गलतियां होती हैं, फिर उसको नए सिरे से अपनाते हैं। तो इस तरह से ट्रायल एंड एरर मेथड, यानी कि हम ट्राई करते जाते हैं और अच्छी चीज़ों को अपनाने की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब आर्थिक विकास मॉडल को अगर ओवरऑल हम समझें, ओवरऑल तो तीन भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो योजना मॉडल है, वॉशिंगटन मॉडल यानी वॉशिंगटन सहमति, और मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये तीन तरह की व्यवस्थाएं हैं। इसी योजना मॉडल को हम लोग समाजवादी मॉडल कहते हैं। इसके बारे में हम लोग शायद चैप्टर 1 में बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं। हाँ, चैप्टर 1 में ही जो परिचय वाला चैप्टर था उसमें हो चुका था कि समाजवादी व्यवस्था, फिर पूंजीवादी व्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये तीन तरह की व्यवस्थाएं होती हैं। यहां फिर से उसको एक बार देख लेते हैं। योजना मॉडल यानी कि समाजवादी मॉडल कब से पूरी दुनिया में अस्तित्व में आया? अगर आपने उन सब क्लासेस को अच्छे से किया होगा, नहीं किया है तो बहुत जरूरी है कि उन सबको कर लें, अदरवाइज जो आगे बढ़ना ज़्यादा फायदेमंद होगा नहीं। तो पिछले सभी क्लासेस को, बहुत ज़्यादा आर का नहीं है, छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, मैक्सिमम आधे घंटे के आसपास के हैं वीडियो, तो सभी वीडियोज़ को बहुत अच्छे से आप समझें, तभी आपको आगे की बात समझ में आएगी। जैसे कि हम लोगों ने पहले भी बात किया था कि योजना मॉडल यानी प्लानिंग मॉडल यानी समाजवादी मॉडल क्या होता है, कब दुनिया में अस्तित्व में आया। तो आप देख सकते हैं कि यूएसएसआर का ये झंडा है और ये स्टालिन का फोटो है। ठीक है, स्टालिन सोवियत संघ में ये 1924 में सत्ता में आए और 1953 तक ये वहाँ की सत्ता में बने रहे।
और जो हम लोग योजना मॉडल की बात कर रहे हैं वो इन्हीं से संबंधित है। यानी कि 1928 में वहां पंचवर्षीय योजना के कॉन्सेप्ट को, की अवधारणा को ऑफिशियली एक्सेप्ट किया गया। वैसे सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का सिस्टम वहां 1918 के आसपास से ही चल रहा था, लेकिन 1928 में ऑफिशियली पंचवर्षीय योजना के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया गया और उसके बाद जो है 1928-1929 से पहली पंचवर्षीय योजना वहां स्टार्ट होती है। इसमें आप जानते ही हैं कि उस समय कुछ ऐसा माहौल बना हुआ था कि दुनिया के बहुत सारे वैसे राष्ट्र जिनको अभी हम विकासशील देश कहते हैं, जो कि उपनिवेशवाद के चंगुल से छूटे ही थे या उपनिवेशवाद के चंगुल से छूटना चाह रहे थे। भारत उसमें अच्छा एग्जाम्पल है। तो इन सब देशों को पूंजीवादी रास्ता बहुत सही नहीं लग रहा था, तो समाजवादी रास्ता इनको ज्यादा सही लग रहा था। इसलिए इनमें से बहुत सारे कंट्रीज जो है समाजवादी या फिर योजना मॉडल की तरफ जाते हैं। ठीक है, इसमें मतलब जो इस तरह के कंट्रीज हैं, भारत या अन्य इस तरह के विकासशील कंट्री हैं जो उस समय उपनिवेशवाद के चंगुल में फंसे हुए, तो उनको लग रहा था कि पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत आने पे फिर हम उसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां अभी हैं, यानी कि गुलामी की स्थिति फिर से आ जाएगी। ठीक है, तो इस कारण से योजना मॉडल को बहुत सारे राष्ट्रों ने अपनाया, धीरे धीरे खत्म कर दिया, धीरे धीरे छोड़ दिया। वास्तव में प्लानिंग मॉडल जो है वो भी अंततः जाता है इसी रास्ते। तो कई बार तो मुझे एक विश्लेषक होने के नाते मुझे ये कई बार लगता है कि क्या पूंजीवाद ने ही ये जाल फैलाया कि स्थानीय जो उद्योग हैं, ग्रामीण जो उद्योग हैं, छोटे छोटे जो उद्योग हैं, पहले उसको समाजवाद के नाम पे खत्म कर दिया गया, राज्य ने उस पर अपना कब्जा जमाया, उसके बाद राज्य ने उन सबको फिर से बाजारवादी जो ताकतें हैं उसके हाथ में सौंप दिया। यही तो पश्चिमी दुनिया चाहती थी और लगभग यही खेल जो है, चाहे वो यूएसएसआर हो या फिर भारत हो या फिर चीन हो, उनके साथ हुआ। आगे बढ़ते हैं वाशिंगटन मॉडल पे, वाशिंगटन सहमति पे। ये वाशिंगटन सहमति क्या था, इसका भी मैंने बताया कि इसको अगर विस्तार से आपको देखना और इस तरह के अन्य सहमतियों को देखना है तो आप चैप्टर 1 जो कि परिचय से रिलेटेड है उसको देख लीजिएगा। उसमें क्लास 5th में मैंने इसको विस्तार पूर्वक बताया है। यहाँ थोड़ा समराइज रूप से बता देता हूँ। देखिए, राज्य व्यवस्था की या फिर जो योजना मॉडल है उसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस थे। ठीक है, उसके अपने कुछ लिमिटेशंस थे। तो उन लिमिटेशंस को मतलब इंगित करते हुए, उस लिमिटेशंस पे फोकस करते हुए या उन लिमिटेशंस की कमियां गिनाते हुए अंतर्राष्ट्रीय ताकतों ने, विशेष रूप से आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और अमेरिकी ट्रेजरी विभाग, यानी अमेरिका का वित्त मंत्रालय एक तरह से जो है, इन तीनों ने वाशिंगटन सहमति दुनिया के सामने रखा। किन के लिए? तो जो योजना मॉडल में राष्ट्र थे मुख्य रूप से उनको टारगेट करते हुए, यानी विकासशील कंट्रीज के लिए वाशिंगटन सहमति रखा। बाजार के पक्ष में नए नए तर्क गढ़े जाने लगे, निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किए जाने के लिए जो है अपील की जाने लगी। ये इन राष्ट्रों से कहा जाने लगा कि आप अपनी अर्थव्यवस्था में मांग यानी डिमांड पैदा करो। इन्हीं सब चीजों को मोटा मोटी जो है हम लोग वाशिंगटन सहमति के रूप में जानते हैं और इसी सहमति को मोटे तौर पे अपनाए जाने को आर्थिक सुधार कहते हैं। यानी कि आर्थिक सुधार जो है वो यहां से संबंधित है। आर्थिक सुधार की जो अवधारणा है वो यहां से निकल के आती है। नेक्स्ट है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था ये समाजवादी मॉडल और पूंजीवादी मॉडल, ये दोनों अतियां हैं, दोनों एक्सट्रीम्स हैं। इन दोनों एक्सट्रीम से बचते हुए जिन राष्ट्रों ने अपनी अर्थव्यवस्था का तरीका कुछ ऐसा बनाया जो कि दोनों एक्सट्रीम से अलग थी, तो उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। कहोगे कि भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, कहा जाता है कि भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि भारत ने शुरू में समाजवादी पक्ष में अपना मतलब झुकाव समाजवादी के तरफ था, यानी कि योजना मॉडल के तरफ था। बाद में 1991 के बाद आर्थिक सुधार हमने किया तो वाशिंगटन सहमति के अंतर्गत हम चले गए, यानी पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो वर्तमान में भी ऑफिशियली भारत जो है समाजवादी कंट्री ही है, लेकिन पूंजीवाद की तरफ बढ़ रहा है। तो भारत में भी आप कह सकते हो कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है, लेकिन सबसे ज्यादा तरीके से जिन कंट्रीज ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया वो थे ईस्ट एशियन कंट्रीज। इन्हें बहुत अच्छे तरह से अपनाया, दोनों अतियों से बचते हुए इन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई, यानी कि पूरी तरह से राज्य का जो मतलब इकोनॉमी में रोल है उसको भी खत्म नहीं किया, साथ ही साथ बाजार की जो संभावनाएं हैं उसको भी बरकरार रखा। तो ईस्ट एशियन कंट्रीज, इसमें देख सकते हैं कि आप जापान का नाम ले सकते हैं, ताइवान का नाम ले सकते हैं, कोरिया का नाम ले सकते हैं, इवन चीन का नाम ले सकते हैं। ठीक है, भारत और फ्रांस जैसे देशों का भी नाम लिया जाता है। तो भारत एक तरह से देखा जाए तो तीनों जगह उपलब्ध है।
चलिए अब आते हैं भारत में आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार जैसा कि मैंने बताया कि ये जो वॉशिंगटन सहमति है इसके तरफ ही जाना आर्थिक सुधार था। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म को देखते हैं। 23 जुलाई 1991 को भारत ने राजकोषीय व भुगतान शेष संकट यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो संकट है, क्राइसिस है, और राजकोषीय संकट है यानी कि फिस्कल डेफिसिट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, उसके परिप्रेक्ष्य में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया स्टार्ट की। जैसा कि मैंने बताया कि भारत ने स्वतः स्टार्ट नहीं की, इसीलिए इसमें आप देखोगे कि भारत की जो चुनी हुई सरकार है वो कुछ नहीं कर रही है। वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां जो हैं, जैसे मैंने बताया IMF, वर्ल्ड बैंक और अमेरिकी ट्रेजरी विभाग, इन सब ने जो विकासशील कंट्री उनके सामने ये प्रस्ताव रखा, और इन सब देशों की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हुई उसके लिए भी कहीं ना कहीं जो है इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय ताकतें कहीं ना कहीं जाल बिछा रही थी। खैर, भारत की अगर बात करें तो भारत ने 1991 में यह आर्थिक सुधार स्टार्ट तो किया, लेकिन बिना आर्थिक सुधार टर्म का यूज किए हुए 1980 के दशक से ही वॉशिंगटन सहमति के विचारों के तहत उदारवादी नीतियों की घोषणा कर दी गई थी। लेकिन हाँ, एक बात है कि आर्थिक सुधार जैसा कोई नारा नहीं दिया गया था, इस तरह की टर्मिनोलॉजी का ज्यादा विस्तार पूर्वक इस्तेमाल नहीं किया गया था। ये 1991 के बाद ही हुआ, लेकिन बैकग्राउंड 1980 के बाद ही बनना स्टार्ट हो गया था। 80 के दशक की उदारवादी नीतियों का अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। ये जो वॉशिंगटन सहमति उस समय अपनाया गया था उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा और बहुत बुरी स्थिति हो गई। और जो संपूर्ण 7वीं योजना थी, 7वीं योजना का मतलब है कि 1985 से 1990 तक का जो 7वीं योजना है उसमें निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जो बाह्य ऋण हैं, एक्सटर्नल डेब्ट्स हैं, उसको ज्यादा फोकस किया गया। इन ऋणों को वापस करने की स्थिति में फिर हम नहीं थे। देख रहे हो कि किस तरह से जो है हम खुद जाल में फंस गए। 1991 में ये कहा जाता है कि IMF के पास कर्ज लेने के लिए हम गए क्योंकि हमारे पास जो है ऋणों को वापस करने की स्थिति थी ही नहीं। लेकिन वो स्थिति आई कैसे? वो वॉशिंगटन सहमति से ही आप देखोगे कि वॉशिंगटन सहमति के प्रभावों को, चीजों को अपनाने के कारण, उदारवादी नीतियों को अपनाने के कारण, ठीक है, उसके कारण हम ऋणों के बोझ से और दबते चले गए। तो यहाँ सरकार की नाकामी कहीं ना कहीं मानी जा सकती है। इससे विदेशी ऋणदारी में वृद्धि हो गई, हमारे पास कोई उपाय बचा नहीं है। इस संकट का तात्कालिक कारण खाड़ी युद्ध भी था। उस समय जो खाड़ी युद्ध चल रहा था वो भी एक कारण था। इसने भारत की विदेशी विनिमय भंडार, जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज मतलब था, उसमें दो तरह से प्रभाव डाला। पहली बात तो युद्ध के कारण तेल की कीमतों में वृद्धि हो गई। जो भी खाड़ी देश हैं, जो अरब कंट्रीज हैं, मुस्लिम कंट्रीज, अधिकतर तेल के खान वहाँ हैं। अगर विकास करना है तो ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण जो सोर्स है, ठीक है, यानी तेल, वो आपको वहां से मंगवाना पड़ेगा। उसका मूल्य वृद्धि हो गया है। और पेमेंट अगर वो, इसमें भी आप जो है अगर विस्तार से जाने तो सऊदी अरब वगैरह ने किस तरह से डॉलर को प्रमोट किया, ये भी एक अलग स्टोरी है। अमेरिका के दबाव में, अमेरिका के प्रभाव में किस तरह से सऊदी अरब और उसके बाद अन्य खाड़ी देशों ने किस तरह से डॉलर में ही अपने तेल का मूल्य स्वीकार करना प्रारंभ किया, वो एक अलग मामला हो जाता है। पेट्रो डॉलर का एक कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो जैसे जैसे तेल की कीमतों में वृद्धि होगी वैसे वैसे हमें ज्यादा डॉलर की आवश्यकता होगी। उसी तरह से खाड़ी देशों में जो भारतीय काम कर रहे थे वो वहां से जो पैसा भेजते हैं उसको प्रेषण या रेमिटेंस कहते हैं, ठीक है। आपको पता है कि भारत में बहुत बड़ी मात्रा में रेमिटेंस आता है, इस पर हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। बहुत सारे मजदूर जो है खाड़ी देशों में काम करने के लिए जाते हैं, केरला से और अन्य जगहों से भी। तो रेमिटेंस में कमी हो गई, यानी कि हमारा जो विदेशी मुद्रा का भंडार है वो कम हो गया और हमारा देनदारी जो है वो बढ़ता चला गया। इन दोनों स्थितियों के कारण हमें क्या करना पड़ा, गहराते भुगतान संकट की स्थिति में विदेशी ऋण का बोझ, कुछ फैक्ट भी देख लेते हैं तब हम आर्थिक सुधार पे आएंगे। तो विदेशी ऋण का बोझ बढ़ने लगा, 8% से अधिक राजकोषीय घाटा, और मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन 13% से ज्यादा हो गया। इसको हाइपर मुद्रास्फीति की स्थिति कहते हैं, यानी मुद्रास्फीति जब एक लिमिट से ज्यादा चले जाए, ठीक है, तो अति मुद्रास्फीति या हाइपर मुद्रास्फीति उसको कहते हैं। तो ये स्थिति भारत में उत्पन्न हो गई थी 1991 के पहले। इन सब का परिणाम फिर आर्थिक सुधारों के रूप में हुआ, इकोनॉमिक रिफॉर्म के रूप में हुआ। लेकिन चूंकि इसको इन्वर्टेड कोमा के अंतर्गत रखा है, सिंगल इन्वर्टेड कोमा, इसलिए समझ जाना कि आर्थिक सुधार को यहाँ एक अलग नजरिए से आपको देखना है। जो शब्द कह रहा है कि आर्थिक सुधार, वास्तव में सुधार नहीं, दबाव में लिया गया निर्णय था। इस बात को जो है NCERT और अन्य ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी मानते हैं। इन सुधारों की उस समय तीव्र आलोचना की गई। अभी भी इवन कह सकते हैं कि अभी भी उच्च स्तर पर इसकी आलोचना, चलो ये ठीक था, अभी उच्च स्तर पर इसकी आलोचना में भले कमी आई हो, लेकिन जनमानस आज भी इसे गरीब विरोधी और अमीर समर्थक आज भी माना जाता है।
लेकिन चूंकि आर्थिक सुधारों की दिशा में हम इतने ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं, 3 तो ऑफिशियल आर्थिक सुधार की पीढ़ियां हुई हैं, एक जो है अनऑफिशियल, तो 4 आर्थिक सुधारों का जो चूंकि पीढ़ी जनरेशन में हम हैं या फिर वो बीतता जा रहा है, इसलिए आर्थिक सुधार 1991 में जो हुआ उसकी आलोचना अब ऑलमोस्ट बंद हो चुकी है, लेकिन फिर भी इसको बहुत इसके प्रति पॉजिटिविटी आज तक नहीं आ पाई है जनमानस में, क्योंकि ये बाध्यकारी सुधार थे। ठीक है, तो देखते हैं आईएमएफ के विस्तारित कोष सुविधा यानी एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी ईएफपी, याद रखेंगे इसको, यहाँ पीटी का एक सवाल बन सकता है कि ईएफपी किससे संबंधित है, तो आईएमएफ से संबंधित है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है, तो इसके अंतर्गत वैसे सभी देश जो आर्थिक रूप से कमजोर हो चुके हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट की संकट जहां उत्पन्न हो चुकी है, तो उन सब देशों को कर्ज देते हैं। और आपको पता होगा कि आईएमएफ जो है वो शॉर्ट टर्म का लोन देता है, वर्ल्ड बैंक लॉन्ग टर्म का लोन देता है। तो आईएमएफ जो शॉर्ट टर्म का लोन देता है ऐसे देशों के लिए, जैसे भी पाकिस्तान की बात करी जा रही है, 1991 में भारत की बात थी, तो ऐसे देशों के लिए निश्चित तौर पे वो शर्त रखता है। ठीक है, और ये शर्त ही समस्या है। इसके अंतर्गत देशों को अपने भुगतान संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट संकट के शमन के लिए आर्थिक सहायता मिलती है, लेकिन आर्थिक सहायता कैसे मिलती है, इन शर्तों के साथ। लेकिन ऐसे सहायता अर्थव्यवस्था पे कुछ शर्तों के साथ मिलती है। अतः भारत द्वारा भी प्रारंभ किया गया आर्थिक सुधार एक गैर स्वैच्छिक निर्णय था, यानी कि हमने खुद से उस निर्णय को नहीं लिया था। हमारी चुनी हुई जो अध्यादेशित सरकार थी, जो जनता के द्वारा चुनी गई थी, उसके द्वारा इस तरह के निर्णय नहीं लिए गए थे। फिर सवाल उठता है कि राव मनमोहन सरकार को भारत में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया प्रारंभ करने का श्रेय क्यों दिया जाता है, इन दोनों को क्यों दिया जाता है, खासकर मनमोहन सिंह को क्यों दिया जाता है। एक बात गौर करेंगे कि आईएमएफ का ये जो एक बाध्यकारी सुधार, सो कॉल्ड सुधार भारत में लागू हुआ, आईएमएफ में मनमोहन सिंह अधिकारी थे और मनमोहन सिंह यहाँ फिर वित्त मंत्री एकाएक बनते हैं। ये भी एक बहुत सारे जो आलोचक हैं या विश्लेषक हैं इस पॉइंट को भी ध्यान में रखते हैं कि आईएमएफ का एक अधिकारी एकाएक जिसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था, भारत का वित्त मंत्री कैसे बन जाता है। क्या यहाँ भी आईएमएफ का कुछ मामला था? खैर उतने विश्लेषण में तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ ये सुधार जो था बाध्यकारी था। फिर राव मनमोहन सरकार को भारत में आर्थिक सुधार प्रक्रिया आरंभ करने का श्रेय क्यों दिया जाता है, तो श्रेय इसलिए दिया जाता है क्योंकि इसी सरकार ने राजनीतिक रूप से इसे संभव बनाया। एक और बात है कि उस समय की जो सरकारें थी वो कमजोर थी, बहुत मजबूत स्थिति में सरकारें नहीं थी, फिर भी इतना बड़ा रिफॉर्म एक बहुत आश्चर्य वाली बात है। और उस रिफॉर्म के कारण भारत की स्थिति, मतलब भारत एक खास ट्रैप में फंसता ही चला जाएगा, आज भी और भविष्य में भी। वास्तव में भारत जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था था जो चाह रहा था कि आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद अपने तरह से इकोनॉमी को आगे बढ़ाए, लेकिन यहाँ नीतियाँ कुछ इस तरह से हुई पॉलिटिकल लेवल पे या फिर गवर्नमेंट लेवल पे कि हमें आईएमएफ के सामने अपना मतलब उसके शर्तों को स्वीकार करना पड़ा। इसके कारण अनुसरण करना मतलब इस सरकार ने इन शर्तों को, आर्थिक सुधारों का अनुसरण करना सही समझा। तो इस कारण से इन दोनों चीजों के कारण मुख्य रूप से कि राजनीतिक रूप से संभव बनाया और इसको अनुसरण करना इसका ठीक समझा। इस कारण से राव मनमोहन सरकार को भारत में आर्थिक सुधार प्रक्रिया का श्रेय दिया जाता है, बाकी ये आईएमएफ का शर्त ही था। वैसे आर्थिक सुधारों को लेकर राजनीतिक सहमति नहीं थी। आज भी अनेक वर्गों की ऐसी धारणा है कि आर्थिक सुधारों से भारत को लाभ की तुलना में हानि अधिक हुई है। अब देख लेते हैं कि ये जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी था, जो उसका शर्त था, उस शर्त में वो जो पैसा उसको देना था उसमें शर्त क्या क्या था और शर्त का क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो पहली बात है रुपए की विनिमय दर। तो विनिमय दर मतलब सिंपल सा बात समझो कि फॉरेक्स रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट में जो है 22% की कमी करनी पड़ी। एक्सचेंज रेट में क्या करनी पड़ी, एक्सचेंज रेट में 22% की कमी करनी पड़ी। एक्सचेंज रेट का मतलब है कि डॉलर की तुलना में जो भारतीय मुद्रा है यानी कि रुपए जो है उसका मूल्य क्या है, उसी को फॉरेक्स रेट कहते हैं, एक्सचेंज रेट कहते हैं। तो उसमें कमी करनी पड़ी, यानी कि हमारा जो रुपया था वो डॉलर की तुलना में क्या हो गया, वो कमजोर हो गया। देखिए अमेरिकी डॉलर के समक्ष 21 रुपए से गिरकर पहले जो है एक अमेरिकी डॉलर बराबर 21 रुपया था, अब 27 हो गया। ठीक है, यानी कि अपने मुद्रा का अवमूल्यन करना हुआ। विनिमय दर कम करना मतलब अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करना। अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करने से क्या क्या फर्क पड़ता है उसको आगे के स्लाइड में बता दूंगा। एक सिंपल सा बात बता देता हूं यहाँ कि जब हम अपनी मुद्रा में अवमूल्यन करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि हमारा निर्यात जो है वो बढ़ सकता है। हमारा क्या हो सकता है,
निर्यात बढ़ सकता है, क्योंकि निर्यात हमारा सस्ता हो जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारा सामान जो है वो ज़्यादा प्रतिस्पर्धी हो पाएगा, ज़्यादा प्रतिस्पर्धा कर पाएगा, क्योंकि हमारा सामान जो है सस्ता हो गया। लेकिन आयात जो है वो महंगा हो जाएगा, ये बात ध्यान रखने वाली बात है। आयात जब महंगा होगा तो क्रूड ऑयल आपको अगर लेना है तो क्रूड ऑयल महंगा हो गया, अन्य आयात महंगा हो गया, तो इन सब का असर, विशेष करके क्रूड ऑयल अगर महंगा हुआ है, तेल अगर महंगा हुआ है, तो इन्फ्लेशन क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? इन्फ्लेशन बढ़ेगा, निश्चित तौर पे महंगाई बढ़ेगी। ठीक है। अब एक बात है कि एक तरफ जो है आयात महंगा हुआ, निर्यात सस्ता हुआ, तो एक तरह से ऊपर ऊपर से तो ये लगता है कि हमारा निर्यात अगर मतलब अच्छा होने लगा, ठीक है, हमारी वस्तुएं अगर सस्ती हो गई तो हमारा निर्यात ज़्यादा होने लगेगा, देश को फायदा होगा। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात है कि भारत बहुत बड़े स्तर पे उत्पादन नहीं करता है, आज भी नहीं करता है, उस समय भी नहीं करता था। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा बहुत स्ट्रांग नहीं था। तो चूंकि हम उत्पादन ही ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, इसीलिए निर्यात सस्ता होने से फायदा क्या हुआ? ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। लेकिन आयात अगर महंगा हो गया तो उसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, और वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा भी। तो विनिमय दर में क्या हुआ? विनिमय दर में कमी करनी पड़ी। इस बात को समझ पाए क्या? ना समझो तो कमेंट में भी पूछ सकते हो, अगले क्लास में उसको मैं एक्सप्लेन और करूंगा। इसके अलावा आयात शुल्क जो था उसको 130% अगर उच्चतम स्तर था उस समय के हिसाब से, उसको घटा के 30% कर दिया। अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग आयात शुल्क होगा, यानी कस्टम ड्यूटी होगा। तो उसमें मैक्सिमम जो 130% था उसको घटा के 30%, यानी 30% के अंदर ही जो है आयात शुल्क को रखा गया। यानी कि एक तो आयात हमारा महंगा हो गया, ठीक है, यहाँ के कारण, विनिमय दर के कारण, और दूसरी बात आयात शुल्क को कम करना पड़ा। आयात शुल्क को अगर कम कर दिए तो हमें क्या होगा कि हमें गवर्नमेंट को विशेष करके कम बेनिफिट हो पाएगा, ठीक है, मतलब कम उसको टैक्स मिलेगा। सभी आयात योग्य वस्तुओं को मुक्त सामान्य लाइसेंसिंग के अंतर्गत करना, यानी कि इसको याद रखना, इस टर्म को ओपन जनरल लाइसेंसिंग के अंतर्गत करना। इसका भी मतलब ये हो गया कि जितना भी आयात हो रहा है, अब आयात और ज़्यादा रैपिडली होगा, आयात स्पीड से होगा। इसके अंतर्गत आयात पर लगे सभी मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव प्रतिबंधों को हटाना अनिवार्य कर दिया गया। यानी मात्रात्मक प्रतिबंध का मतलब क्या होता है कि हम किन्हीं देशों से मूल रूप से दो तरह का रेस्ट्रिक्शन माना जाता है, एक तो मात्रात्मक, गुणात्मक, ठीक है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। तो मात्रात्मक जो है वो भारत जैसे देश ही लगाते थे, यानी विकासशील देश ही लगाते हैं, और जो गुणात्मक है वो पश्चिमी देश अपने हिसाब से लगा देते हैं। उसकी चर्चा मैं कभी कर दूंगा। मात्रात्मक का मतलब हो गया कि जैसे मान लो किसी एक कंट्री से हमने एक टारगेट रखा कि भाई चीन से हमें ये सामान इतना ही मात्रा में मंगाना है, 100 ही यूनिट मंगाना है, ठीक है, ये मात्रात्मक प्रतिबंध हुआ। अब इससे क्या होता है कि हम अपने बाजारों को इस तरह से संरक्षित रख पाते हैं कि अगर चीन से या किसी भी राष्ट्र से या अमेरिका से ही हमें कोई सामान मंगाना है, लिमिट में ही मंगाएंगे, तो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए अब बाहर से सामान और हमारा अपना सामान है, दोनों मिलकर बाजार की आवश्यकताओं की पूर्ति कर देगा। लेकिन अगर मात्रात्मक प्रतिबंध हटा लिया जाता है तो आयातों की बाढ़ आ जाएगी, यानी इंपोर्ट का जो है बाढ़ आ सकता है, और हमारा अपना जो सामान है वो हो सकता है कि कंपटीशन में ना टिके। तो ये भी शर्त हमें मानना पड़ा। जितने भी शर्त हैं, अधिकतर शर्त जो है वो भारत के पक्ष में आपको कई बार नहीं भी दिखेंगे। इसके अलावा उत्पादन कर तो भारत के पक्ष में नहीं दिखेंगे, तो किनके पक्ष में दिखेंगे? तो अंतर्राष्ट्रीय जो खिलाड़ी हैं उनके पक्ष में दिखेंगे। इसके अलावा उत्पादन कर यानी एक्साइज ड्यूटी में 20% की वृद्धि करना। अगेन वो बात कि अगर एक्साइज ड्यूटी यानी उत्पाद कर में वृद्धि कर देते हैं तो उत्पादन हमारा कम होगा या ज़्यादा होगा? निश्चित तौर पर उत्पादन हमारा फिर कम होने लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा प्रोडक्शन यहाँ भी डिस्टर्ब होगा। इसके अलावा जो सरकारी व्यय है, चाहे वो वेतन, पेंशन, आकस्मिक निधि, छूट, प्रतिरक्षा व्यय, ब्याज आदि में दिया जाता है, उन सब में क्या करना है? उन सब में कमी लानी है। आर्थिक सुधारों की युक्तियां, इतनी बात समझ गए। अब हम आगे आते हैं आर्थिक सुधारों की युक्तियों पर कि किस तरह से जो है आर्थिक सुधार की बात करी जाएगी, ठीक है। तो देखिए, आर्थिक सुधार की युक्ति जो उस समय की गई थी, अभी की बात नहीं कर रहे। अभी आर्थिक सुधार के लिए कई सारे तरीके अपनाए जा सकते हैं, लेकिन उस समय आर्थिक सुधार के लिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए क्या क्या मेजर्स अपनाए गए? तो पहला था कि समष्टि अर्थशास्त्रीय स्थिरीकरण युक्ति, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन मेजर्स। मैक्रो इकोनॉमिक मतलब होता है कि एक तरह से कह सकते हैं कि नेशनल इकोनॉमी का, ठीक है, नेशनल इकोनॉमी का, यानी कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जो है उसके स्टेबलाइजेशन के लिए क्या क्या मेजर्स अपनाए जा रहे थे उस समय, ठीक है। तो सकल मांग को बढ़ाने पर फोकस किया गया था। वैसे जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन है उसके लिए कई सारे मेजर अपनाए जा सकते हैं, लेकिन उस समय की बात की जा रही है कि अर्थव्यवस्था में सकल मांग को बढ़ाने की कोशिश की गई, तो लोगों की क्रय शक्ति में इससे वृद्धि होगी।
नहीं सॉरी, लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि करके, लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि करके जो सकल मांग है, सकल मतलब टोटल मांग है, टोटल डिमांड को बढ़ाने की कोशिश की गई। और यहां भी फिर इसी तरह का कुछ किया जाएगा कि संरचनात्मक सुधार किया जाएगा ताकि जो है क्रय शक्ति में वृद्धि हो सके। तो संरचनात्मक सुधार यानी कि संरचनात्मक सुधार एक तरह से दीर्घकालिक सुधार हुआ, लॉन्ग टर्म सुधार। तो उस समय जो जो मेजर अपनाया गया था, अभी तो हो सकता है कि संरचनात्मक सुधार और जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन मेजर है इसमें कई सारे अन्य चीजें आ जाएंगी, लेकिन उस समय दीर्घकालिक सुधार ताकि अर्थव्यवस्था में सकल आपूर्ति को बढ़ाने की कोशिश, इस तरह से उत्पादन प्रक्रिया को जो है अनसैकल्ड करके, यानी उत्पादन प्रक्रिया को स्थिर करके, उत्पादन प्रक्रिया को स्टेबल करके, उत्पादन प्रक्रिया में जो व्यवधान आ रहे हैं उन सब व्यवधानों को दूर करके क्या करेंगे कि क्रय शक्ति में वृद्धि करेंगे, और क्रय शक्ति में वृद्धि होगी तो डिमांड में वृद्धि हो जाएगा। तो इस तरह का तरीका जो है अपनाया गया, और इस तरह से जो है उत्पादन प्रक्रिया को स्थिर करने के एक मतलब युक्ति के रूप में एलपीजी सुधार को लाया गया। तो एलपीजी सुधार को फिर विस्तार से देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ एक नेशनल इकोनॉमी स्टेबलाइजेशन के लिए क्या क्या मेजर्स अपनाए जा सकते हैं, उस समय तो ये कहा गया, ठीक है, इसके अलावा क्या क्या किया जा सकता है उसको जरा यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा। मैक्रो स्टेबिलिटी के लिए क्या क्या इंडिकेटर्स हो सकते हैं। तो द मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के जो इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर्स जो हैं, सूचकांक जो हैं, जो सूचक हैं, वो कौन कौन से हैं। एक तो इन्फ्लेशन हो सकता है, मुद्रास्फीति। इसके अलावा हो सकता है इसमें फॉरेक्स रेट, इसके अलावा इसमें जीडीपी का ग्रोथ रेट, इसके अलावा इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इसके अलावा इसमें कंजम्पशन हो सकता है, जो पीछे कहा गया कि उपभोग को बढ़ाया जाएगा, क्रय शक्ति को बढ़ाया जाएगा, लगभग यहीं से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये सब कुछ चीजें हुई। इन्वेस्टमेंट को भी ले लो। अब गौर करना कि राष्ट्र स्तरीय इकोनॉमी जो है उसमें स्टेबिलिटी, स्थिरता कब आएगी, जब ये सभी चीजें जो हैं राष्ट्र के फेवर में होंगी, राष्ट्र के पक्ष में होंगी, तब जो है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, और ये जरूरी है। अब इन्फ्लेशन में किस तरह से स्टेबिलिटी आनी चाहिए, इस इन्फ्लेशन किस तरह से राष्ट्र के पक्ष में हो। तो देखो, इन्फ्लेशन कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए। जैसे कि इन्फ्लेशन की अगर बात करें, क्योंकि अन्य चीज़ें तो मान लो कि जीडीपी ग्रोथ रेट है, अभी जितना ज़्यादा होगा उतनी अच्छी बात है। वैसे अति तो किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी नॉर्मली माना जाता है जीडीपी जितना ज़्यादा है उतनी अच्छी बात है, उत्पादन जितना ज़्यादा है उतनी अच्छी बात है। इन्फ्लेशन के बारे में वैसा नहीं है। इन्फ्लेशन मान लो कि अगर हाई होता है, अगर लो होता है, तो दोनों का सिचुएशन अलग अलग हो जाएगा। अगर इन्फ्लेशन हाई होता है तो क्या होगा, यानी महंगाई अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये गरीबों के पक्ष में होगी, जनसामान्य के पक्ष में होगी, या फिर इसके विपक्ष में। निश्चित तौर पे अगर महंगाई बढ़ती है तो जनसामान्य या फिर गरीबों के अगेंस्ट ये मामला हो जाएगा, ठीक है, उनके विरुद्ध ये मामला हो जाएगा। चीज़ों को वो खरीद नहीं पाएंगे। फिर वही बात हो गई, अगर ये चीज़ों को खरीद नहीं पाए, मार्केट में डिमांड कम हो जाएगा, डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड ही अगर मान लो कि मांग ही अगर कम हो गई तो अर्थव्यवस्था को तो ऐसे भी नुकसान हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो कि महंगाई की दर बढ़ जाती है, दूध और अन्य जो खाद्य सामग्री है उसका मूल्य बहुत बढ़ गया, लोगों ने दूध पीना छोड़ दिया, अनाज का यूज़ करना कम कर दिया, मोबाइल का यूज़ करना कम कर दिया, ठीक है। मतलब इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हो सकती है महंगाई बढ़ने से, क्योंकि ये गरीबों के अगेंस्ट ये हो सकता है। दूसरी बात है कि अगर इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति बहुत कम हो जाती है तब क्या होगा, इसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर बहुत कम हो जाती है तो उस इन्फ्लेशन को, अगर बहुत कम हो जाती है तो उसको डिफ्लेशन कहेंगे, अपस्फीति कहेंगे। और अपस्फीति जो है वो स्लो डाउन की स्थिति है, क्योंकि जब तक जो उत्पादक वर्ग है, उत्पादक वर्ग को ठीक ठाक पैसा नहीं मिलेगा तो आगे उत्पादन करेगा कैसे। तो बहुत ज़्यादा महंगाई भी नहीं होनी चाहिए, बहुत कम भी महंगाई नहीं होनी चाहिए, यानी कि बैलेंस रहना चाहिए।
उसी तरह से फॉरेक्स रेट, पीछे मैंने चर्चा किया था फॉरेक्स रेट के बारे में, यानी कि विनिमय दर, यानी कि डॉलर की तुलना में भारतीय मुद्रा का मूल्य। इसमें भी अगर बहुत कम हो जाता है, तो बहुत कम अगर मुद्रा का मूल्य होगा उसको डेप्रिसिएशन कहेंगे। तो डेप्रिसिएशन की स्थिति में क्या होगा? डेप्रिसिएशन की स्थिति में जो पीछे आपने देखा था कि डेप्रिसिएशन की स्थिति में हमारा जो इंपोर्ट है वो महंगा हो जाएगा, क्रूड ऑयल महंगा हो गया, उसका इफेक्ट पड़ा कि इन्फ्लेशन आपका ज्यादा हो गया, महंगाई बढ़ गई। उसका उल्टा अगर इसके अलावा एक और बात होगी डेप्रिसिएशन में एक बात होगी कि हमारा इंपोर्ट तो महंगा हो गया, एक्सपोर्ट हमारा अच्छा हो गया, यानी हम सस्ते दरों पे चीजों को बेच पाएंगे। ये बात मैंने बताया था। लेकिन वही बात है कि भारत का चूंकि उत्पादन, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उतना अच्छा नहीं है कि हमारा जो है डेप्रिसिएशन के बावजूद हमें फायदा हो जाए। ठीक है, तो फॉरेक्स रेट को भी बैलेंस रहने की आवश्यकता है। एप्रिसिएशन जो है, यानी डेप्रिसिएशन का उल्टा एप्रिसिएशन जो है, उसका भी क्या है, अपना एक नुकसान होगा। ठीक है, तो एक बैलेंस रहना चाहिए फॉरेक्स रेट पे। उसी तरह से जीडीपी ग्रोथ रेट भारत के फेवर में रहे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है वो एक ठीक ठाक रहे, हमें बहुत ज़्यादा जो है एक्सपोर्ट के पीछे भी नहीं भागना है, इंपोर्ट तो निश्चित तौर पे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह से कंजम्पशन, यानी कि लोग कितना उपभोग कर रहे हैं, ये भी एक बैलेंस ही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं। इन्वेस्टमेंट उसी तरह से। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें जब भारत के फेवर में होंगी या किसी राष्ट्र के फेवर में होंगी तो हम लोग कहेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बन गई है, और इसी के लिए सरकार प्रयास कर रही थी। लेकिन यहाँ मुख्य रूप से इस चीज़ पे, सकल मांग पर यानी डिमांड पे, कंजम्पशन पे फोकस किया गया था। ठीक है, अब संरचनात्मक सुधार की युक्तियां जो हैं, जो एलपीजी वाली हैं, उसको हम लोग यहाँ देखेंगे। ये संरचनात्मक सुधार युक्तियों को अब हम लोग देखेंगे। अर्थव्यवस्था में लोगों की क्रय क्षमता में वृद्धि के लिए अर्थव्यवस्था में उच्च वृद्धि दर की आवश्यकता है, और इसके लिए दीर्घकालिक सुधार करने पड़ेंगे। इसके लिए उत्पादकता में वृद्धि करनी आवश्यक है। चूंकि उत्पादन पूंजीपतियों के द्वारा किया जाता है, इसीलिए कई बार ये माना जाता है कि ऐसे सुधार पूंजीपतियों के समर्थक व गरीब विरोधी लगते हैं, लेकिन हमेशा ये सत्य नहीं होता। ऐसे सुधार का मतलब क्या है? मुख्य रूप से एलपीजी सुधारों के बारे में कहा जा रहा है कि अगर संरचनात्मक सुधार करना है, बड़े स्तर पे अगर हमें संरचनात्मक सुधार करना है, तो हमने उसी के लिए जो एलपीजी रिफॉर्म किया। ठीक है, लेकिन कई बार ये लगता है कि ये पूंजीपतियों के समर्थन में है, गरीबों के विरोध में है। लेकिन यहाँ जो तर्क दिया जा रहा है, और आपको भी एग्जाम में इसी तरह के तर्कों का इस्तेमाल करना है ताकि बैलेंस आपका आंसर रहे, कि उत्पादन को हमें बढ़ाना है या फिर उत्पादन को हमें स्टेबल करना है, ठीक है, अनसैकल्ड करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें निश्चित तौर पे पूंजीपतियों के फेवर में कुछ ना कुछ रूल रेगुलेशन बनाना तो पड़ेगा, तब तो वो उत्पादन बढ़ा पाएंगे, उनके फेवर में चीजें होंगी। तो ये पूरी तरह से जो है पूंजीपतियों का समर्थन या फिर गरीबों का विरोध नहीं हुआ। अब चलिए देख लेते हैं एलपीजी। एल का मतलब हुआ लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, पी यानी प्राइवेटाइजेशन निजीकरण, जी यानी ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ये ध्यान रखना है, ये तीनों सुधार वास्तव में इस अंतिम लक्ष्य के लिए ही है, यानी ग्लोबलाइजेशन के लिए ही है। तीनों का अंतिम लक्ष्य क्या है? वैश्वीकरण ही है। अब देखते हैं कि वास्तव में लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण ये सुधारों की दिशा बताता है कि डायरेक्शन क्या हो। डायरेक्शन क्या हो? तो बाजार के प्रभुत्व की ओर झुकाव, बाजार के प्रभुत्व की ओर झुकाव ही क्या है? डायरेक्शन है। कि सरकारी कंपनियों की तरफ झुकाव हो या फिर निजी कंपनियों की तरफ झुकाव हो, तो निजी कंपनी यानी बाजार के प्रभुत्व की ओर झुकाव हो, ये डायरेक्शन लिबरलाइजेशन तय करता है। एक एक टर्म को और विस्तार से देखेंगे। दूसरी बात है कि निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन, ये क्या बताता है? ये सुधारों का मार्ग बताता है। मार्ग क्या है? कि बाजार के लिए संवर्धन करें, बाजार के लिए विकास करें, बाजार के फेवर में रूल रेगुलेशन बनाएं। ठीक है, तो ये निजीकरण मार्ग बताता है, और अंतिम लक्ष्य जो है सुधारों का वो है वैश्वीकरण। ठीक है, तो इस तरह से एलपीजी रिफॉर्म को आपने समझा। अब हम विस्तार से इसी को देखते हैं, उदारीकरण को देखते हैं, लिबरलाइजेशन को देखते हैं। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? लिबरलाइजेशन का मतलब ये होता है, सामान्य रूप से ये मतलब होता है कि कई विरोधी मूल्य या मान्यताओं को अपनाने को हम लोग उदारीकरण कहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि कई बार पॉलिटिकल एरेना में ऐसा बोला जाता है कि ये पार्टी जो है उदारवादी पार्टी है, ये पार्टी जो है उदारवादी पार्टी नहीं है, किसी अपने मुद्दे को लेके कट्टर है या एकदम से स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो उदारवाद शब्द जो है न सिर्फ अर्थव्यवस्था में प्रचलित है, बल्कि इसका जो मूल है वो राजनीतिक व्यवस्था में है। ठीक है, तो इसको कई बार कहा जाता है कि आर्थिक संदर्भ में अर्थव्यवस्था में बाजार समर्थक आर्थिक नीतियों की ओर झुकाव उदारवाद है। लेकिन राजनीतिक संदर्भ में क्या कहा जाएगा? जहां से इस शब्द की उत्पत्ति हुई उस संदर्भ में ये कहा जाएगा कि जो विरोधी मूल्य व मान्यता है उसको भी अपनाना, ये उदारवाद कहलाता है। ठीक है, और आर्थिक संदर्भ में आपने देख लिया कि बाजार की ओर झुकाव जो है उदारीकरण है।
70 के दशक में यूरोप अमेरिका में, 80 के दशक में चीन में, 1991 में भारत में उदारीकरण अपनाए जाने के कई सारे उदाहरण आपको यहाँ मिल रहे हैं। ठीक है, ये सब जो उदारीकरण के कुछ कुछ उदाहरण हैं। अब हम कुछ और पॉइंट को देख लेते हैं, जैसे कि चीन की बात करें तो चीन ने उदारीकरण को कब कैसे अपनाया, क्योंकि चीन का उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो समाजवादी व्यवस्था थी, जो प्लान्ड इकोनॉमी थी, उसमें रसिया के बाद, यूएसएसआर के बाद चीन का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन चीन ने भी समाजवादी व्यवस्था को छोड़ करके पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ अपना जो रुख किया वो महत्वपूर्ण है। उसने भी जो उदारवाद को अपनाया वो महत्वपूर्ण है। कब अपनाया गया, तो ये वास्तव में जो है, वैसे तो 1980 का दशक ही माना जाएगा, लेकिन 1978 में इसको याद आपको रखना चाहिए, वहां के जो प्रमुख हुए, राजनीतिक प्रमुख, वो डेंग उनको कहते हैं, डेंग जियाओपिंग। डेंग तो नॉर्मली डेंग बोल दिया जाता है। तो 1978 में डेंग ने वहां आर्थिक उदारीकरण का दौर प्रारंभ किया। उसका मतलब ये हुआ कि फॉरेन कंपनीज जो हैं वो वहां इन्वेस्ट कर सकती हैं, वो वहां आ सकती हैं और अपना उत्पादन कार्य वगैरह कर सकते हैं, लाभ कमा सकते हैं। लेकिन इसमें भी रिस्ट्रिक्शंस अभी तक अच्छी खासी मात्रा में लगे हुए हैं। भारत जैसे पूरी तरह से खोल नहीं दिया गया। भारत ने उदारीकरण को बहुत विस्तारित रूप से यहाँ अपनाया, भारत ने 1991 में। ठीक है, भारत के संदर्भ में उदारीकरण का अर्थ राज्य योजना या कमांड अर्थव्यवस्था का घटता और खुले बाजार या फिर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ता प्रभाव है। ये तो स्पष्ट है कि बाजारवादी अर्थव्यवस्था की तरफ हम बढ़ रहे हैं 1991 के बाद, उदारीकरण के बाद। वास्तव में भारत जो है, अभी भारत को अगर देखा जाए तो दोनों में एक तरह से बैलेंस बनाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन ये स्पष्ट है कि बाजार या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ ही हम बढ़ते चले जा रहे हैं। अब दूसरा टर्म निजीकरण है, प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन को बहुत अच्छे से समझना। प्राइवेटाइजेशन जो है, क्योंकि यही प्राइवेटाइजेशन ही क्या है, यही एक तरह से रास्ता है। प्राइवेटाइजेशन क्या है, मार्ग है जिससे वैश्वीकरण को हासिल किया जा सकता है। तो इसको ढंग से आपको समझना है। प्राइवेटाइजेशन का 3 अर्थ हो सकता है। एक तो जो है डी नेशनलाइजेशन यानी विराष्ट्रीयकरण। ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट निजीकरण हुआ, ये वास्तव में यही निजीकरण हुआ। दूसरा रास्ता है विनिवेश। ये निजीकरण का एक प्रकार है, ये निजीकरण का रास्ता है। ये तरह से कह सकते हैं जैसे एलपीजी का अंतिम उद्देश्य जो है वो वैश्वीकरण है और वैश्वीकरण का रास्ता निजीकरण से होके जाता है, उसी तरह से निजीकरण का रास्ता जो है विनिवेश से होके जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको समझेंगे। निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने वाली आर्थिक नीतियां, ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई जाए जो निजी क्षेत्र के फेवर में हो। तीनों को विस्तार से देखते हैं। पहली बात तो विराष्ट्रीयकरण यानी डी नेशनलाइजेशन, यानी कि कोई सरकारी कंपनी पूरी तरह से उसको निजी हाथों में सौंप दिया जाना, ये डी नेशनलाइजेशन हुआ। तो जो भी लोकतांत्रिक कंट्री है, वैसे लोकतांत्रिक कंट्री भी ऐसा करने से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन फिर भी जनता को भी चूंकि जवाब देना है, नेताओं को जवाब देना है, उनको वोट भी लेना है, इसीलिए डायरेक्टली इस तरह का एक्शन लोकतांत्रिक कंट्रीज में तो नहीं होता है, सामान्य रूप से नहीं होता है। विनिवेश का रास्ता अपनाया जाता है, आर्थिक नीतियां निजी क्षेत्र के पक्ष में की जाती है। नीचे वाला जो 2 पॉइंट था उस पर ज्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है, निजीकरण का शुद्ध अर्थ यही है, डी नेशनलाइजेशन, अर्थात परिसंपत्तियों का राज्य स्वामित्व से निजी क्षेत्र को हस्तांतरण। ये हस्तांतरण 100% तक हो सकता है। ठीक है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि निजीकरण के इस मार्ग को लोकतांत्रिक कंट्रीज ने ज्यादा बड़े स्तर पर नहीं अपनाया। हाँ, इंग्लैंड का एग्जाम्पल आता है कि इंग्लैंड ने थ्रेचर के टाइम में, मार्गरेट थ्रेचर वहां की जो प्रधानमंत्री थी, उनके टाइम में बड़ी कड़ाई से विराष्ट्रीयकरण की संकल्पना को वहां अपनाया गया। इसके अलावा इटली, स्पेन, फ्रांस, अमेरिका जैसे देशों ने भी इस दिशा में कदम उठाए। भारत के बारे में कहा जाता है कि भारत ने निजीकरण का ये जो रास्ता है उसको कभी बड़े स्तर पर नहीं अपनाया, लेकिन भारत भी अपनाएगा, ऐसा नहीं है। विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट, भारत मुख्य रूप से जो रास्ता अपना रहा है वो विनिवेश का है, डिसइन्वेस्टमेंट का है। ठीक है, एक यहाँ तस्वीर जो है बिजनेस स्टैंडर्ड की यहाँ है, सोर्स इसको आप देख सकते हैं। सोर्स लिखना जरूरी होता है कॉपीराइट के कारण। तो एक सरकारी कंपनी है, अब अलग अलग निजी क्षेत्र जो है उसके कुछ कुछ शेयर्स क्या कर रहे हैं, ये ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, ये ले रहे हैं। इतना छोटा सा सरकारी क्षेत्र फिर बच गया। तो इस तरह से जो सरकारी कंपनियां हैं उसमें शेयर्स, स्टेक्स, अलग अलग निजी क्षेत्रों को बेचना, ये विनिवेश कहलाता है। निवेश का उल्टा ये हुआ, निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट, मतलब सरकारी निवेश, पब्लिक इन्वेस्टमेंट। पब्लिक इन्वेस्टमेंट का जो उल्टा हुआ वो निवेश हुआ, डिसइन्वेस्टमेंट हुआ। यह भी एक प्रकार का निजीकरण ही है। इस प्रक्रिया में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को 100% से कम की हिस्सेदारी निजी क्षेत्र के कंपनियों के हाथों में बेच दी जाती है। मतलब पूर्णतः नहीं बेचा गया, लेकिन 100% से कम बेचा गया। अब ये भी 2 तरह का होता है, इसको बहुत अच्छे से समझना, यहां आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो देखो, विनिवेश जो है
ये एक तरह से निजीकरण हुआ, लेकिन विनिवेश को हम लोग फर्दर दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक को शुद्ध रूप से हम विनिवेश बोलेंगे और एक को निजीकरण बोल देंगे। ठीक है, विनिवेश में इस बात को आप ध्यान में रखना कि इसमें स्टेक्स जो हैं, शेयर्स जो हैं, वो 100% से कम की मात्रा में निजी क्षेत्र को बेचे जाएंगे। लेकिन 100% से कम भी दो तरह का हो सकता है, एक तो शुद्ध रूप से विनिवेश कहलाएगा और एक शुद्ध रूप से निजीकरण कहला जाएगा। ठीक है, इस अंतर को समझना है। जब अधिकतम 49% यानी 50% से कम शेयर अगर बेचा जाता है निजी क्षेत्र के हाथों में, तो उसको विनिवेश की श्रेणी में हम रखते हैं, उसको विनिवेश की श्रेणी में हम रखते हैं। एग्जाम के हिसाब से आप इसी तरह के विनिवेश को समझना, ये वाला जो है समझाने के दृष्टिकोण से है। अर्थात अगर 49% या उससे भी कम परिसंपत्तियों को निजी हाथ में बेचा जाता है, तो जो कंपनी का स्वामित्व है वो किसके पास रहेगा? राज्य यानी स्टेट के पास ही रहेगा। लेकिन अगर 50% से ज्यादा 51 या उससे अधिक की परिसंपत्तियां बेच दी जाती हैं निजी क्षेत्र को, तो जो स्वामित्व है वो किसके पास चला जाएगा? मैनेजमेंट, आप कह सकते हो कि ये मैनेजमेंट या फिर पूरा ऑनरशिप जो है किसके पास चला जाएगा? उस एक पर्टिकुलर निजी क्षेत्र के पास चला जाएगा। तो ऑनरशिप या फिर मैनेजमेंट निजी हाथ में चला जाएगा, तब उसको निजीकरण कहेंगे। ठीक है, इस बात को समझाने के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड का कुछ आर्टिकल आपको दिखाता हूं ताकि इसमें और क्लियरिटी आ जाए, क्योंकि यहां से मुझे लगता है कि पीटी में प्रश्न कभी ना कभी जरूर बनेगा। देखते हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड का ये 2023 का मैंने लिया था, लेकिन ये न्यूज जो है 2022 का है। इसमें यह कहा जा रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेटाइजेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट, दोनों में अंतर क्या है। उदाहरण हम यहां समझते हैं कि एयर इंडिया का जो है प्राइवेटाइजेशन लास्ट ईयर किया गया था, यानी 2021 में प्राइवेटाइजेशन किया गया था एयर इंडिया का, जबकि गवर्नमेंट कह रही है कि एलआईसी का डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये दो बातें यहां निकल के आई और इस आधार पे इस पूरे आर्टिकल को बताया गया। इसका कुछ अंश मैंने यहां आपके सामने रखा है। ठीक है, तो एलआईसी का डिसइन्वेस्टमेंट होने वाला है, लेकिन एयर इंडिया का क्या होने वाला है? प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, प्राइवेटाइजेशन। तो दोनों में अंतर क्या है? बेसिकली इस बात पे आते हैं। तो सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन को देखते हैं। तो इट रेफर्स टू सेल ऑफ गवर्नमेंट्स मेजॉरिटी स्टेक और द होल एंटरप्राइज टू प्राइवेट इन्वेस्टर्स। मतलब गवर्नमेंट की कोई कंपनी है, गवर्नमेंट का कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसका पूरा का पूरा शेयर, ठीक है, या मेजॉरिटी ऑफ शेयर वो प्राइवेट इन्वेस्टर के हाथों में जब बेचा जाता है और कंट्रोल जो है कंपनी का, कंट्रोल या ऑनरशिप वो गवर्नमेंट के हाथ में जब रहता नहीं है, तब उसको प्राइवेटाइजेशन कह देंगे। यानी कि मैंने जो ये बताया था उसको आप यहां से समझ जाना कि 50% से ज्यादा का शेयर अगर बेच दिया जाए, एग्जैक्टली यहां से आपको समझना है। ठीक है, तब उसको हम लोग निजीकरण कह देंगे। आगे बढ़ते हैं, अब डिसइन्वेस्टमेंट को समझते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ? इसमें यह कहा जा रहा है कि इट विल बी लेस देन 50%, यानी कि गवर्नमेंट का स्टेक अगर, यानी गवर्नमेंट का शेयर अगर 50% से कम अगर निजी क्षेत्र को बेचा जाए, तब उसको डिसइन्वेस्टमेंट कहेंगे। ठीक है, अब ऐसा किया क्यों जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो फिजिकल बर्डन है सरकार पर, जो राजकोषीय दबाव है वो कम किया जा सके, विदेशी कर्ज वगैरह जो है उसको उतारा जा सके, या फिर उस पैसे को री एलोकेट किया जा सके। यानी वो जो पैसा आया उसको कहीं ना कहीं, विशेष करके जो सोशल इनिशिएटिव्स हैं, जो सोशल स्कीम्स हैं, उन सब सोशल स्कीम में इस पैसे को लगाया जाता है, रीलोकेट किया जाता है। ठीक है, ये मुख्य रूप से ये है उद्देश्य। रिसोर्स इनटू अदर प्रोडक्टिव एरियाज विद एन गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट और एन ऑर्गेनाइजेशन। कई बार इसको रीलोकेट इस तरह से भी किया जा सकता है कि जहां लाभ अर्जित हो, या कई बार सामाजिक क्षेत्र में किया जा रहा है, लाभ नहीं हो रहा है लेकिन सामाजिक क्षेत्र का, शिक्षा, चिकित्सा आदि क्षेत्र में विकास हो रहा है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है दीपम के बारे में कि 1991 में गवर्नमेंट ने इस बात के लिए, इस चीज के लिए एक अलग से ही सेपरेट डिपार्टमेंट बना दिया। उसको कहा जाता है कि सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, उसका नाम है, ये है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, यानी दीपम। मतलब 1991 में गवर्नमेंट ने इस चीज के लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया। उस सेपरेट डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, दीपम। ठीक है, और ये ऑपरेट होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। इस बात को समझ गए। अब यहां भी आप एक पॉइंट गौर करेंगे कि ये जो डिसइन्वेस्टमेंट है, विनिवेश है, विनिवेश का टारगेट लिया जाता है हर एक यूनियन बजट के पहले। ठीक है, द गवर्नमेंट अनाउंसेस इट्स टारगेट फॉर डिसइन्वेस्टमेंट ईच ईयर ड्यूरिंग द यूनियन बजट। यूनियन बजट के टाइम में इस तरह का अनाउंसमेंट किया जाता है डिसइन्वेस्टमेंट के लिए कि गवर्नमेंट का इस बार कितना टारगेट है, यानी गवर्नमेंट अपनी कंपनियों को टारगेट से बेच रही है। ये स्थिति तो अच्छी नहीं है और इस कारण से डिसइन्वेस्टमेंट की बहुत ज्यादा आलोचना भी हो जाती है।
लेकिन गवर्नमेंट के हिसाब से देखा जाए तो इस डिसइन्वेस्टमेंट का जो पैसा है वो कहीं ना कहीं क्या किया जाता है कि दूसरी जगह खर्च किया जाता है। सोशल जो इनिशिएटिव है, स्कीम्स जो है वहां खर्च किया जाता है। जो फिजिकल बर्डन है गवर्नमेंट का उससे उसको कम किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह का सरकार की तरफ से और सरकार के इन सब चीज़ों ये सब जो तर्क हैं गवर्नमेंट के, इसके अगेंस्ट जो बात करी जाती है, ठीक है, कि अगर गवर्नमेंट अपने सभी जो है इस तरह से कंपनियों को बेचती चली जाएगी प्राइवेट हाथों में, तो एक तरह से ये देश ही प्राइवेट हाथों में चला जाएगा। और ये सब जो भी कंपनियां हैं उसको बेच रहे हैं चुनी हुई सरकार, लेकिन पैसा तो वास्तव में पब्लिक का है। पब्लिक का जो टैक्स का पैसा लिया गया है उस टैक्स के पैसे से वो सब बना है। और ये सब जो कंपनियां होती हैं, जो सरकारी कंपनियां हैं, जैसे रेलवे ही है, अब वो लोगों के पक्ष में भी सोचती है चूंकि सरकारी कंपनी है, लेकिन यही जब प्राइवेट हाथों में चला जाएगा तो निश्चित तौर पे उनका एकमात्र उद्देश्य लाभ कमाना हो जाएगा। और वो प्राइवेट कंपनियां क्यों जो है लोगों के बारे में सोचेंगे। तो इन सब कारणों से इसकी आलोचना की जाती है, लेकिन सरकार का पक्ष और आलोचना दोनों को बैलेंस करके आपको समझना है। अब तीसरा पॉइंट है कि निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने वाली आर्थिक नीतियां, इससे भी निजीकरण बढ़ सकता है। ये सबसे व्यापक तौर पे ये प्रचलित है, पूरी दुनिया में प्रचलित है कि इस तरह की पॉलिसीज बनाई जाए जिससे निजी क्षेत्र जो है अपना काम ढंग से कर सके, उसका विकास हो सके। इसमें कई सारे चीजें की जा सकती है, जैसे लाइसेंस राज की समाप्ति। बहुत सारी कंपनियां 1991 के पहले ऐसी होती थी कि पहले गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था, तभी उस क्षेत्र में कंपनी खोली जा सकती है। तो बहुत हद तक लाइसेंस राज को खत्म किया गया, सब्सिडी में कमी की गई, विदेशी निवेश को प्रोत्साहन दिया गया। ठीक है, और भी कई सारी बातें हो सकती हैं। तो इसको कहेंगे हम कि निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने वाली आर्थिक नीतियां, इससे भी निजीकरण हो सकता है। अब हम नेक्स्ट पे आएंगे, ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण। अंतिम लक्ष्य तो यही है। वैश्वीकरण को सामान्यतः राष्ट्रों के मध्य आर्थिक एकीकरण के रूप में परिभाषित किया जाता है और सामान्य रूप से इसको आर्थिक संदर्भ में लिया जाता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि वैश्वीकरण का न सिर्फ आर्थिक आयाम है बल्कि इसका राजनीतिक और सांस्कृतिक आयाम भी है। गौर करने वाली बात है। इसको प्रयोग तो वास्तव में किया जाता है आर्थिक संदर्भ में, शुरू में ये आर्थिक संदर्भ में ही आया, लेकिन वैश्वीकरण के अंतिम उद्देश्य के रूप में पश्चिमी देश इसको लेके चल रहे हैं, इसलिए इसका राजनीतिक और सांस्कृतिक आयाम भी होगा। आया आर्थिक रूप में, लेकिन सांस्कृतिक और राजनीतिक आयाम उसके साथ साथ आ गया। ठीक है, इसीलिए हम देखते हैं कि पश्चिमी देशों में जो पहनावा है, जो भोजन है, जो जीवन शैली है, चाहे वो संगीत हो, पहनावा हो या किसी भी तरह का जीवन शैली है, वो सब भारत जैसे देशों में वो धीरे धीरे करके आ ही गया। आज की तारीख में हमारा जो पहनावा है, भोजन है, इवन बोलने का जो तरीका, इवन हमारी जो भाषा है, वो सब जो है पश्चिमी देशों के अनुसार तय हो रही है। यानी कि वैश्वीकरण का इंपैक्ट पड़ रहा है। अब ऐसा नहीं कि वैश्वीकरण का इंपैक्ट एक तरफा पड़ रहा है, उधर से इधर आ रहा है, इधर वाली भी चीजें उधर जा रही हैं। लेकिन अगर अमेरिकी व्यक्ति कोई कुर्ता पहनने लगे, उससे आप बहुत ज्यादा खुश मत हो जाना कि अरे यार वैश्वीकरण का तो उधर भी इंपैक्ट पड़ रहा है। कुर्ते के पीछे का जो इकोनॉमी है उसको आपको समझना है। हम कुर्ता पहनते क्यों थे? ये हमारे सांस्कृतिक पहचान से ज्यादा हमारी आर्थिक स्वतंत्रता का द्योतक था। हम उन्हीं सब चीजों का उपयोग अपने जीवन में करते थे जिस चीज का उत्पादन हम स्थानीय स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर कर सकते थे। तो अगर आज भी एक गांव का व्यक्ति गांव में ही उत्पादित कपड़ों को पहनता है, तब हम तो कह सकते हैं कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है, अब कपड़े का उत्पादन भी बड़ी बड़ी कंपनियां अगर कर रही हैं और हम कहें कि उन कुर्ते का उत्पादन बड़ी कंपनी ने किया, वो कुर्ता फिर पूरे वर्ल्ड में चला गया, तो बहुत ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है। और इसके लिए एक टर्म आता है ग्लोबलाइजेशन, यानी ग्लोबलाइजेशन प्लस लोकलाइजेशन, दोनों को मिलाना। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी वास्तविकता बन चुकी है कि उससे निपटने के लिए सरकार के स्तर पे, बहुत बड़े स्तर पे काम करना पड़ेगा। लेकिन सरकार तो वैश्वीकरण के पक्ष में ही जा रही है। लेकिन सरकार का सोचना है कि जो लोकल चीजें हैं उसको भी बढ़ावा दिया जाए। तो एक बीच का रास्ता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन यानी ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ लोकलाइजेशन हो। इसीलिए गवर्नमेंट कहती है कि वोकल फॉर लोकल, यानी लोकल चीजों के प्रति आप क्या बनो, मुखर बनो। खुद हम जिन चीजों को खरीद सकते हैं, प्रयास करें कि लोकल चीजों को खरीदें। मैं तो व्यक्तिगत जीवन में ऐसा करता हूं।
दिल्ली में जब मैं था तो मुझे लगा कि मैं अगर 1 लीटर दूध ले रहा हूँ यानी कि 2 थैली ले रहा हूँ तो उससे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। पर्यावरण पे क्या इम्पैक्ट पड़ा कि 2 थैलियाँ प्लास्टिक की रोज मैंने जनरेट की, सिर्फ दूध की थैली के संदर्भ में। अन्य प्लास्टिक की थैलियाँ जो जनरेट करते हैं उसको छोड़ दो, सिर्फ दूध का एग्जाम्पल लें, जो कि मेरे यहाँ से जाने के बाद भी, मेरे धरती से जाने के बाद भी उसका बैड इम्पैक्ट इस धरती पे पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात कि जो मैं पी रहा हूं दूध, वो दूध के नाम पे दूध है ही नहीं। तीसरी बात कि यहां के लोकल व्यक्ति को मेरे इस दूध खरीदने से क्या फायदा हो रहा है या नहीं फायदा हो रहा है। तो मैंने इसको फिर रिवाइज किया। मैंने कहा कि नहीं, अगर मैं यहाँ के लोकल व्यक्ति को खोजूं कि यहाँ क्या दूध का उत्पादन होता है, कोई व्यक्ति गाय रखता है क्या, मैंने खोजा और मुझे गाय फिर मिला। फिर मैंने दूध लेना स्टार्ट किया। दूध की जो 2 थैलियाँ थी उससे बचा, लोकल व्यक्ति को उससे रोजगार मिला, उससे मेरा एक व्यक्तिगत संपर्क बना। ठीक है, जब मेरे पास अगर पैसे नहीं भी हों या 10 दिन के बाद भी मुझे देना हो, तब भी आराम से वो दूध मुझे दे देगा। कभी मुझे ज़्यादा दूध लेना है, कम दूध लेना है, ठीक है, उसके साथ कभी कभी छाछ मुझे लेना है तो छाछ फ्री में ही दे देगा। तो इस तरह से जो है व्यक्तिगत रिलेशन डेवलप हुआ, स्थानीय व्यक्ति को रोजगार मिला, जो पॉलीथीन का पॉल्यूशन हो सकता था उसको मैंने खत्म किया, और एक अच्छा दूध है जो पीने लायक दूध है, जो आज ही उत्पादन हुआ है, ये नहीं कि 5 दिन पहले 10 दिन पहले या पाउडर से उसको दूध बना के। तो इस तरह से जो है ग्लोबलाइजेशन का ही ये सब बैड इम्पैक्ट है कि भोजन की ऐसी ऐसी सामग्रियों को हम कंज्यूम कर रहे हैं जो कि हमें बीमार बनाएगी और साथ ही साथ अन्य प्रॉब्लम भी क्रिएट करेंगी। लोकल चीजों के प्रति लोगों को ही क्या होना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। तो ग्लोबलाइजेशन एक बहुत अच्छा गवर्नमेंट की तरफ से भी इसकी तरफ ध्यान दिया जा रहा है। तो चलिए वैश्वीकरण को विस्तार से समझते हैं। 1800 से 1930 तक ऐसा बताते हैं कि वैश्वीकरण विशेष रूप से आर्थिक संदर्भ में ये चलता ही रहा। ये आधुनिक दृष्टिकोण से हम बात कर रहे हैं। अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल में तो पूरी दुनिया जो है एक दूसरे से कनेक्टेड ही थी। इवन भारत के बहुत सारे ऐसे चिन्ह पूरी दुनिया में मिल जाते हैं। इसका मतलब है कि भारत की संस्कृति पूरी दुनिया में थी, भारत का व्यापार पूरी दुनिया में था। ऐसे ही भारत जो है सोने का शेर नहीं था। भारत के पास सोना इसलिए ज़्यादा आ पाता था क्योंकि हम चीज़ों का उत्पादन करके पूरी दुनिया में बेचते थे और हमारे उत्पाद इतने परफेक्ट होते थे कि पूरी दुनिया में उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। अंग्रेजों ने हमारे उत्पादों को पूरी तरह से दबा करके हमें कच्चा माल का ही उत्पादक बस बना के रख दिया। तो वैश्वीकरण पहले भी था और अच्छी बात है ये कि भारत के फेवर में था। लेकिन आधुनिक संदर्भ में अगर बात करें तो 1800 से 1930 तक ये ग्लोबलाइजेशन है जो पश्चिमी देशों से अन्य देशों की तरफ चला है, जिसमें पश्चिमी देशों को विशेष रूप से फायदा हुआ, ये भी चलता रहा। 30 के दशक में इस तरह का व्यापारिक प्रतिबंध लगाया गया जिसके कारण वैश्वीकरण की प्रक्रिया थोड़ी धीमी हुई। उसके बाद आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के द्वारा पुनः इसको जो है 1980 में बल प्रदान किया गया। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक एंड इसका जो है OECD का आपको देखना है। OECD तो सही है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो इसके द्वारा पुनः जो है इस पर बल प्रदान किया गया। इसने जो है वैश्वीकरण की परिभाषा भी दी है। देखते हैं इसके कारण इसके अनुसार वैश्वीकरण क्या है। वैसे जो WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का वैश्वीकरण का परिभाषा है, उसी पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, इसी को एग्जाम वगैरह में यूज़ करना है, यही ज़्यादा मान्य है। लेकिन चूंकि OECD अभी भी अस्तित्व में है, तो इसके द्वारा जो वैश्वीकरण का परिभाषा दिया समझने के स्तर पे कि एग्जैक्टली वैश्वीकरण क्या है, उसके समझने के दृष्टिकोण से इसको भी आपको जानना है। ठीक है, तो देखिए वैश्वीकरण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं से वैश्विक अर्थव्यवस्था की ओर अंतरण है, ट्रांसफर है। जो एक राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था अलग अलग होती थी उन सब को खत्म करके या फिर उन सब का इस तरह से रुझान कर दिया जाए कि सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो जाएं और एक वैश्विक अर्थव्यवस्था की तरफ हम बढ़ सकें। इसमें उत्पादन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो और देशों के मध्य वित्तीय पूंजी प्रवाह, जो फाइनेंशियल कैपिटल फ्लो जो है वो स्वतंत्र व तत्कालिक रूप से हो। WTO ने क्या कहा है, विश्व की अर्थव्यवस्थाओं का माल और सेवाओं यानी गुड्स एंड सर्विसेज, पूंजी और श्रम बल की अबाधित यानी क्रॉस बॉर्डर आवाजाही हो। अब देशों के मध्य जो है इस तरह से कि एक देश का सामान उसी जगह उत्पादन होता है और वहीं बिकता है, ऐसा नहीं है। उत्पादन भी जो है वर्ल्ड लेवल पे हो और जो बिक्री है वो भी वर्ल्ड लेवल पे हो। माल, सेवा, पूंजी, बल, इन सब का अबाधित रूप से मतलब बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के क्रॉस बॉर्डर जो है आवाजाही हो, यानी फ्री एंड फेयर ट्रेड जिसको कह सकते हैं। इसका अर्थ है
कि WTO के वैश्वीकरण की प्रक्रिया में हस्ताक्षर करता, जो भी सिग्नेटरी कंट्रीज हैं, उनके सामान, सेवाओं, पूंजी, श्रम आदि के संदर्भ में देसी विदेशी जैसा कुछ भी नहीं रह जाएगा। ठीक है, पूरा दुनिया जो है समान और सपाट अवसर का स्थल बन जाएगा। ठीक है, अनेक राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि वैश्वीकरण एक ऐसी स्थिति का प्रादुर्भाव है जहां जीवन पर उन सब चीजों का भी इंपैक्ट पड़ता है हमारे जीवन पे जिसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। सांस्कृतिक असर, राजनीतिक असर, आर्थिक असर, उन सब चीजों को जिसका निर्णय हमारे द्वारा नहीं लिया गया उसका भी इंपैक्ट हमारे पे पड़ेगा। और विशेषज्ञों का तो एक वर्ग ऐसा है जो स्पष्ट रूप से कहता है कि वैश्वीकरण राष्ट्रों को वास्तव में क्या बनाता है, अधीनस्थ बनाता है। ठीक है, अब भारत के संदर्भ में लेकिन वैश्वीकरण को थोड़ा अलग तरीके से हम समझते हैं। विशेषकर एग्जाम में आपको जो है बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई चीज नहीं लिखना है, एक बैलेंस लिखना है, समझ पूरी बनानी है लेकिन लिखना एक बैलेंस में है। वैश्वीकरण की अवधारणा संबंधी भारतीय विचार कल्याणकारी राज्य की ओर प्रवृत्त है। इधर विश्व की आर्थिक परिस्थिति व बढ़ रहे संरक्षणवाद के पीछे के क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि वास्तव में पूरी दुनिया में विशेष करके पश्चिमी राष्ट्र जो हैं वो संरक्षणवाद को जो है, प्रोटेक्शनिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। तो भारत ने भी वैश्वीकरण तो अपना रखा है, लेकिन वैश्वीकरण के दायरे में ही भारत भी संरक्षणवादी नीतियों को, एक तरह से भारतीय वर्जन ऑफ प्रोटेक्शनिज्म जिसकी चर्चा पिछले क्लास में मैंने किया था, तो वैसा कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल आप इस तरह से लिख सकते हैं, आत्मनिर्भर भारत अभियान। ठीक है, कोरोना टाइम में ये भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। तो चलिए आज का क्लास हम यहीं खत्म करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के क्लास में जितने भी चीज़ों पे हम लोगों ने डिस्कस किया वो पूरी तरह से आपको समझ में आया होगा। कोई भी सवाल अगर रह गया हो तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वंदे मातरम IAS टेलीग्राम चैनल है, इससे आप जरूर जुड़ जाएं। क्लास के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ मैं आपको दे दिया करता हूँ, जो वीडियो का लिंक है वो भी शेयर किया करता हूँ, और साथ ही साथ मेरे आपके बीच में जो है एक ऑनलाइन कनेक्शन हमेशा बना रहेगा। व्हाट्सएप ग्रुप एक अलग से क्रिएट किया गया है, इकोनॉमिक क्लास सपोर्ट, इसमें आप 249 दे करके इसमें ऐड हो सकते हैं। इसमें आपको क्लास का जो भी PDF है वो मिल जाएगा, डाउट क्लियरिंग सेशन मिल जाएगा, और साथ ही साथ ये जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूँ इसको एक बुक के फॉर्मेट में, चाहे चैप्टर वाइज, ताकि A4 साइज में उसको आप प्रिंट आउट भी कर सकें, तो वो भी मैं सब यहाँ डाल दिया करूँगा। कोई भी क्लास रिगार्डिंग मतलब अगर डाउट है, ठीक है, तो आप जो है इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। जो भी विशेष करके जो इकोनॉमिक क्लास सपोर्ट व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं, दूसरे स्टूडेंट भी मैसेज कर सकते हैं, किसी का भी जवाब मैं दे दूंगा। अपना नाम और डिटेल और इस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ना है, ये लिख के यहाँ भेज दें, इसमें जोड़ लिया जाएगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। जय हिंद।